जैसे मान लो एक परिवार है जिसके 3-4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, तो हमारा समाज कहता है ये तो कुछ नहीं, इसके तो बेटा ही नहीं है, इसका तो वंश कैसे बढ़ेगा, लड़कियां घर का धन होती है, ये चली जाएगी, कुछ नहीं, इसके बाद कुछ है ही नहीं। बस ऐसे जब माहौल क्रिएट होते हैं तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। फिर वो दंपति है वो आगे और संतान पैदा करने लग जाता है 4, और उसके बाद नेक्स्ट जो 5 में वो भी लड़की हो गई। तो इसके अलावा मतलब ऐसी समाज के अंदर कई धारणाएं हैं। जैसे मान लो किसी के परिवार में लड़की नहीं है, लड़के ही लड़के हैं, तो फिर वो परिवार लड़की की चाह में आगे और जनन करेगा। फिर उसमें हमारे समाज में मान्यता है कि जैसे मान लो किसी घर में लड़की नहीं है तो कहते हैं इसका तो आंगन ही कवारा रह जाएगा। तो ऐसे मतलब कई समस्या है। यदि लड़के ज्यादा है तो भी हमारे सामने धार्मिक मान्यता बना रखी है। ये सब पुराने समय में जो झूठ फैलाया गया या जो लोगों को भ्रमित किया गया, ये भी जनसंख्या का एक कहीं न कहीं कारण है। ऐसी अलग अलग अफवाहें चलाई गई। लड़के ज्यादा हैं तो लड़कों के बारे में चला दी गई, लड़के ज्यादा है तो लड़कियों के बारे में चला दी गई। तो ऐसी जो भी गलत धारणाएं समाज के अंदर व्याप्त है, उनसे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का पुनः एक बार इस ऑनलाइन YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं और आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 का जो 4th चैप्टर है जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो उसी पाठ का ये अपना नेक्स्ट जो बिंदु है वो है जनसंख्या। और इस पाठ के अंदर हम इस क्लास के अंदर जनसंख्या के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या आज के टाइम की यदि हम देखें तो जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है। जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, और जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के कारण ही आज हमारे सामने भुखमरी है, बेरोजगारी की समस्या है, और भी मतलब कई तरह की समस्याएं हमारे सामने। तो देखिए, जनसंख्या की यदि हम बात करें तो जनसंख्या को इंग्लिश में कहा जाता है पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, जनसंख्या या पॉपुलेशन। अब जनसंख्या की परिभाषा क्या होगी? देखिए, जनसंख्या की परिभाषा की बात करते हैं तो एक कोई विशेष स्थान, जगह या क्षेत्र जहां पर निश्चित समय अवधि में कितने लोग निवास करते हैं उसको हम कहेंगे जनसंख्या। ठीक है, मतलब कोई निश्चित अवधि है, जैसे मान लो कोई ब्लॉक ले लिया, कोई तहसील ले ली, एक निश्चित क्षेत्र हो गया और उसमें एक निश्चित समय में कितने लोग निवास करते हैं, कितने मनुष्य निवास करते हैं, उसको हम कहेंगे जनसंख्या। अब मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मानव जनसंख्या। इसके स्थान पर दूसरी कोई जाति हो सकती है। जैसे आप एक निश्चित क्षेत्र है और निश्चित समय के लिए यदि आप गाय की संख्या गिनते हैं तो वो गाय की जनसंख्या हो जाएगी। कहने का मतलब आप जिसकी गिनती कर रहे हो या जिसको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो उसकी जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या को समष्टि भी कहा जाता है। अब मानव जनसंख्या का जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं इसको डेमोग्राफी कहा जाता है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में विस्फोट, देखिए जनसंख्या विस्फोट के बारे में देखें तो जनसंख्या का मतलब क्या है? जैसे मान लो जनन के द्वारा मनुष्य लैंगिक जनन करता है, लैंगिक जनन के द्वारा बच्चे पैदा करता है, संतान उत्पन्न करता है। लेकिन अब बच्चे पैदा करने वाले दंपति बहुत ज्यादा है, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? देश की जो जनसंख्या है वो अचानक बढ़ जाए। एक निश्चित स्थान के ऊपर निश्चित समय के अंदर जनसंख्या यदि अचानक बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो कम समय में जनसंख्या के अंदर तीव्र वृद्धि को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बहुत कम समय में जनसंख्या यदि स्पीड से बढ़ जाए, तीव्र वृद्धि हो, तो इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। देखिए, इसके बारे में बात करें, सबसे पहले विश्व में देखें तो विश्व के अंदर सन 1900 के अंदर 2 अरब विश्व की जनसंख्या थी। 2 अरब, 2 अरब का मतलब 2000 बिलियन, इतनी जनसंख्या थी
सन 1900 के अंदर, और यह जनसंख्या 100 वर्ष के बाद मतलब एक शतक के अंदर बढ़कर कितनी हो गई? 6 अरब। कितनी हो गई? 3 गुना, मतलब 6000 मिलियन। तो 100 वर्षों के अंदर यह जनसंख्या कितनी हो गई? 3 गुना, मतलब 6 अरब। अब इतनी जनसंख्या हुई तो यदि पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज देखें तो भारत के अंदर जो जनसंख्या है वो 17.5% हो गई। पूरे विश्व के अंदर जितनी जनसंख्या है उसकी 17.5% जनसंख्या वो किसकी थी? भारत की थी। अब 17.5 का मतलब क्या हुआ? पूरे विश्व के अंदर यदि हम परसेंटेज के साथ बात करें तो हर छठा व्यक्ति भारतीय है। हर छठा व्यक्ति कौन है? भारतीय है। जबकि हमारे पास भूभाग कितना है? 2.4%। हमारे पास जमीन की बात करें, भूभाग की बात करें तो वो तो है 2.4%, जबकि जनसंख्या कितनी है? 17.5%। बहुत ज्यादा है। भूभाग का जो परसेंटेज है जनसंख्या उस लेवल की रहनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं होकर हमारे पास जनसंख्या कितनी है? 17.5%। अब विश्व के अंदर टॉप पे कौन है? तो विश्व में जो प्रथम है जनसंख्या के मामले में वो है चाइना। विश्व में चाइना है वो जनसंख्या के मामले में टॉप पर है या प्रथम है। लेकिन भारत के अंदर अभी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, यदि उसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती गई तो बहुत कम समय के अंदर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2030 के आसपास हम विश्व के अंदर नंबर 1 पर आ जाएंगे। मतलब जनसंख्या के मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये यदि हम टॉप पर आ जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, या और क्या कहेंगे, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो हमारे देश के विकास के लिए बाधा है एक तरह से। अब इस तरह से यदि हम बात करें अपने भारत की, तो भारत की यदि बात करते हैं तो भारत जब आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तब भारत की जनसंख्या थी 35 करोड़। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना, ये आंकड़े आपको ध्यान में इसलिए रखने हैं कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये सब आंकड़े इस हिसाब से दे रखे हैं। बाई चांस कोई छोटा प्रश्न बन जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, और मान लो बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं भी बनता है, तो ये मनुष्य की जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो 1947 में जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़। अब ये जनसंख्या सन 2000 के अंदर कितनी हो गई? 100 करोड़। मतलब 50 साल के अंदर जनसंख्या कितनी हो गई? 3 गुना। यहां विश्व के अंदर हमने बात की थी तो 100 वर्ष के अंदर 3 गुना हुई थी, जबकि भारत के अंदर जनसंख्या 50 वर्ष के अंदर 3 गुना हो गई। मतलब 1947 में 35 करोड़ थी और सन 2000 के अंदर 100 करोड़ होगी, मतलब 1000 मिलियन जनसंख्या होगी भारत की। अब 2011 के अंदर जो जनगणना हुई, 2011 के अंदर ये जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 121 करोड़। तो इस तरह से जनसंख्या है वो कम समय में तीव्र गति से बढ़ रही है, इसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब जब 2011 के अंदर जब जनसंख्या की गणना हुई, जब जनगणना हुई, तो उस समय हमारा स्लोगन था हमारा भारत हमारा भविष्य। हमारा भारत हमारा भविष्य। अब ये जनगणना के जो आंकड़े आते हैं इसके अकॉर्डिंग प्रति मिनट कितने प्रसव हो रहे हैं भारत के अंदर, प्रति मिनट है वो कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो ये आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है। प्रति मिनट भारत के अंदर 51 बच्चे जन्म ले रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण, मतलब इतनी तीव्र गति से, कम समय में तीव्र गति से जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके कुछ एक कारण। अब देखिए, ये हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करते हैं, जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात करते हैं, तो ये विषय कोई साइंस का अलग से नहीं है, ये सभी का कॉमन विषय है। जनसंख्या वृद्धि इतने स्पीड से क्यों बढ़ रही है, इसको कैसे रोकना है, इसके क्या दुष्परिणाम है, ये सभी बच्चों का कॉमन सब्जेक्ट है और सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, जो जनसंख्या विस्फोट है इसका क्या कारण है, मैंने कुछ एक कारण है वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें इसके जो कारण है वो इतने ही नहीं है, और भी कई कारण है जो जिसकी वजह से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। मैंने कुछ एक कारणों को लेने का प्रयास किया है। तो देखिए, सबसे पहला कारण आता है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। पहला कारण है कि हमारे आसपास या हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विस्तार बहुत ज्यादा हो गया। अब स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार ज्यादा होने से क्या हुआ कि शिशु मृत्यु दर
और मातृ मृत्यु दर, इसमें आ गई कमी। जब इसमें कमी आएगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर कोई व्यक्ति उसका लाभ लेता है। लाभ लेने से वह व्यक्ति है वो लंबे समय तक जीवन जीता है, और वो लंबे समय तक जीवन जीता है तो इस दौरान वो जनन का कार्य भी करेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, इसी से भी जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा, जनन आयु के लोगों में वृद्धि। जनन आयु के लोगों में ये तो एक कारण है, ये कमी लाना ये गवर्नमेंट का कार्य भी है और ये लोगों के लिए अच्छा भी है। लेकिन जनसंख्या विस्फोट के अन्य जो कारण हैं उनके बारे में बात करें तो जनन आयु के लोगों में वृद्धि। अब वर्तमान समय की बात करते हैं तो ऐसे लोग ज्यादा है, मतलब युवावस्था के लोग ज्यादा है, जो जनन कर सकते हैं वो लोग ज्यादा है। विवाहित जोड़े जो कि अभी युवावस्था में उनकी संख्या ज्यादा है। अब उनकी संख्या ज्यादा है तो जनन के दौरान ज्यादा संतान पैदा होती है और जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा निर्धनता। निर्धनता में हमारे देश के अंदर लोग गरीब है, निर्धन है, हालांकि उनको ये नहीं पता कि हम निर्धन भी जनसंख्या के कारण ही है, लेकिन इतनी लंबी उनकी सोच नहीं है, इतना लंबा वो नहीं सोचते। अब निर्धन होने के कारण वो क्या करते हैं कि ज्यादा मेंबर होंगे तो ज्यादा मजदूरी करेंगे, ज्यादा कमा के लाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा काम। उनकी सोच यहां तक है, लेकिन ज्यादा मेंबर होने से कमा के ज्यादा लाएंगे या जो भी मामला है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो आदमी और ज्यादा निर्धन होता जाएगा। तो निर्धनता भी इसका एक कारण है। अशिक्षा तो है, लोग शिक्षित नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे मान लो एक जोड़ा है और उनके संतान होगी, मान लो 2 संतान हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब उनको शिक्षित नहीं है वो कि बच्चे कितने होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कम होंगे तो क्या होगा। अब उनको इसका मतलब पता ही नहीं है। अब इनको पता भी नहीं है, प्लस यदि पता चल भी जाए कि ज्यादा बच्चा होने से मानो नुकसान है तो उनको क्या करना है वो चीज या उसकी उनको जानकारी नहीं है। और कुछ ऐसे जो लोग हैं वो भगवान में विश्वास करते हैं, गॉड मतलब जो संतान है, जो बच्चे हैं वो तो भगवान दे रहा है, पर उनके दिमाग में अशिक्षित लोग हैं तो उनके दिमाग में ऐसे विचार भी आते हैं तो ये भगवान की देन है। कई बार कहते हैं ऊपर वाले की देन है। चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि ये शिक्षित हो, ऐसे लोग शिक्षित हो तो उनके दिमाग के अंदर कई ऐसी चीजें भी आएगी, मतलब ऐसी नई चीजें आएगी, वैज्ञानिक भावना में आएगी, सकारात्मक सोच का उनमें विकास होगा, ताकि वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लो मेरे 2 बच्चे हैं तो अब मैं आगे बच्चे नहीं चाहता तो उसको कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए वो उचित जो लोग हैं उनसे सलाह लेंगे या डॉक्टर से सलाह लेंगे या वो परिवार नियोजन के बारे में उसके दिमाग में ख्याल आएगा तो वो सोचेगा, यदि शिक्षित होगा तो। नेक्स्ट है सामाजिक या धार्मिक मान्यताएं। हमारे समाज के अंदर ऐसी कई मान्यताएं हैं, धर्म की ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसके तहत भी जनसंख्या बढ़ती है। जैसे मान लो एक परिवार है जिसके 3-4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, तो हमारा समाज कहता है ये तो कुछ नहीं, इसके तो बेटा ही नहीं है, इसका तो वंश कैसे बढ़ेगा, लड़कियां दूसरे घर का धन होती है, पराये घर का धन होती है, ये चली जाएगी, कुछ नहीं, इसके बाद कुछ है ही नहीं। बस ऐसे जब माहौल क्रिएट होते हैं तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। फिर वो दंपति है वो आगे और संतान पैदा करने लग जाता है, 4, और उसके बाद नेक्स्ट जो 5 में वो भी लड़की हो गई, तो इस तरह से भी जनसंख्या बढ़ती है। इसके अलावा मतलब ऐसी समाज के अंदर कई धारणाएं हैं। जैसे मान लो किसी के परिवार में लड़की नहीं है, लड़के ही लड़के हैं, तो फिर वो परिवार लड़की की चाह में आगे और जनन करेगा। फिर उसमें हमारे समाज में मान्यता है कि जैसे मान लो किसी घर में लड़की नहीं है तो कहते हैं इसका तो आंगन ही कवारा रह जाएगा। तो ऐसे मतलब कई समस्या है। यदि लड़के ज्यादा है तो भी हमारे सामने धार्मिक मान्यता बना रखी है। ये सब पुराने समय में जो झूठ फैलाया गया या जो लोगों को भ्रमित किया गया, ये भी जनसंख्या का एक कहीं न कहीं कारण है। ऐसी अलग अलग अफवाहें चलाई गई। लड़के ज्यादा हैं तो लड़कों के बारे में चला दी गई, लड़के ज्यादा है तो लड़कियों के बारे में चला दी गई। तो ऐसी जो भी गलत धारणाएं समाज के अंदर व्याप्त है उनसे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। बाल विवाह, बाल विवाह का मतलब है छोटी आयु में विवाह, छोटी आयु में विवाह का हो जाना। जैसे हम बात करें बाल विवाह की तो कानूनन मान्यता के हिसाब से देखें तो यदि लड़का है तो उसकी शादी की आयु कितनी है 21 वर्ष, और यदि लड़की है
तो उसकी शादी की आयु कितनी है, 18 वर्ष। ये हमने क्लियर कर रखा है, या ये गवर्नमेंट ने इसका प्रावधान कर रखा है। अब यदि इससे कम उम्र में शादी होती है तो इसको हम कहते हैं बाल विवाह। यदि कम उम्र में शादी होती है तो इसको क्या कहेंगे, बाल विवाह। अब बाल विवाह हो गया, मान लो एक लड़की जो कि 15 साल की, उसका बाल विवाह हो गया। अब बाल विवाह हुआ है, अब 15 साल की लड़की ऐसा नहीं कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसमें माहवारी चक्र स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो जन्म कर सकती है, लेकिन ऐसी मादा जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब उसने 15 साल माल बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए तो फिर उसका जन्म काल तो 50 साल तक है। तो इस तरह से यदि बाल विवाह हो जाएगा तो भी अधिक संतान उत्पन्न होती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके अलावा नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, ये भी कहीं न कहीं जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। और परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, ये तो बहुत बड़ा रीजन है। और इसका भी कारण क्या है, उदासीनता का रीजन है, इसको हम सीधा जोड़ देते हैं शिक्षा से। लोग शिक्षित नहीं है, इस वजह से परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता है। परिवार नियोजन का काम क्या है, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाना। यदि ऐसा कोई परिवार है जिसको जनसंख्या के ऊपर रोक लगानी है, वो आगे संतान नहीं चाहते हैं, तो ये जो शिक्षित परिवार है तो तुरंत वो संबंधित जो डिपार्टमेंट है या संबंधित जो एएनएम है या डॉक्टर है जो भी है उससे संपर्क करेगा। जब उससे संपर्क करेगा तो वो लोग उनको समझाएंगे कि क्या करना है। कई ऐसे साधन है उनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे मान लो कंडोम है, निरोध का उपयोग किया जा सकता है, या अन्य विधियां बताई जा सकती है। और लास्ट में जो है वो ऑपरेशन के द्वारा भी हम इस समस्या का समाधान करते हैं। तो इस तरह से जो परिवार नियोजन के साधन हमारे पास अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर, ये जो परिवार नियोजन के साधन है ये भी लगभग सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फ्री में रहते हैं, निःशुल्क रहते हैं, ताकि लोग ले जाएं और इसका उपयोग करें और जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाएं, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। तो इस तरह से परिवार नियोजन के प्रति लोग उदासीन है, इस तरह से भी जनसंख्या वो बढ़ रही है। जब वो ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या उसका परिणाम रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम होगा। सबसे पहली बात है आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी। देश का जो आर्थिक विकास है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, देश विकास नहीं कर पाएगा या विकास में कहीं कहीं बाधा उत्पन्न होगी। अब बाधा कैसे उत्पन्न होगी कि ऐसे लोग हैं वो गरीब रहेंगे, निर्धनता बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, और क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। यही तो आज की समस्या है। आज हमारे देश में समस्या क्या है, निर्धनता, महंगाई, बेरोजगारी, यही तो समस्या है, बड़ी समस्या यही है। और इन सभी समस्याओं का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। तो देखिए एक देश है जो, जैसे हमारे भारत देश की बात करें, एक देश के विकास की बात करते हैं तो निर्धनता, बेरोजगारी, महंगाई, ये अहम मुद्दे होते हैं। ये जो अहम मुद्दे हैं यही हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। और ये सब जो समस्या है किसके कारण है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। यदि जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल हो जाए तो ये सभी मुद्दे गौण हो जाएंगे, लोग गरीब नहीं रहेंगे और लोगों के पास में रोजगार होगा, बेरोजगार नहीं होंगे और देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, उनको ज्यादा पदार्थों की आवश्यकता है, जितनी डिमांड है उतनी पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई तो कारण यही है। तो यदि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाई जाए तो ये सभी जो मुद्दे हैं ये हमारे देश के अंदर कम हो सकते हैं और हमारे देश का अच्छे से विकास हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो है नेक्स्ट, रोटी कपड़ा मकान, ये तो तात्कालिक कारण है। ऐसा कोई परिवार जिसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उनके लिए रोटी की समस्या हो जाएगी, मतलब खाएंगे क्या, खाद्यान्न की समस्या हो जाएगी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, रहने के लिए मकान नहीं होगा, रहने के लिए जमीन नहीं होगी, क्योंकि जमीन तो वही है भाई, भूमि हमारे देश की थोड़ी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारे पास 2.4% भूभाग है, लेकिन जनसंख्या कितनी थी, 17.5%। तो जमीन तो वही रहेगी, जमीन तो सेम रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये जो जनसंख्या है ये जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगी, जमीन वही रहेगी, तो रोटी कपड़ा मकान मतलब इनकी अपर्याप्तता हो जाएगी, ये पर्याप्त नहीं होंगे। जनसंख्या कम है तो उसके लिए चलो ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए रोटी कपड़ा मकान ये समस्या भी सामने
आने वाली है। अब जन सुविधाओं का अभाव, जनसंख्या अधिक होगी तो जो भी ये पब्लिक सेक्टर की सुविधा है, जैसे मान लो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी की है, ये सभी व्यवस्था है, जनसंख्या ज्यादा होगी तो उतनी पर्याप्त उतनी सप्लाई है वो नहीं होगी। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जनसंख्या में विस्फोट होगा तो ये भयानक समस्या हमारे सामने आने वाली है और अभी हम इन समस्याओं से जूझ भी रहे हैं। जीवन स्तर में गिरावट, हमारा जीवन स्तर है वो लो हो जाएगा। एक जैसे मान लो एक ऐसा परिवार जिसमें 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का उस परिवार का जीवन स्तर देख लो आप, नहीं तो दूसरा परिवार जिसमें 10-15 बच्चे हैं उनका परिवार का जीवन स्तर वो देख लो, रात दिन का अंतर है। तो हमें जीवन स्तर में गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी। नैतिक मूल्यों का ह्रास, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो ऐसे जो बच्चे होंगे, ऐसी जो संतानें होगी उनमें नैतिक मूल्य नहीं रहेंगे। मान लो परिवार में जितने भी है उसमें से 2-4 चलो ठीक है और 1-2 ऐसे शराबी हो गए या कोई अन्य कोई ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। वर्तमान में जैसे स्मैक जैसी समस्या भी चल रही है तो 1-2 मान लो स्मैक पीना खाना शुरू कर दिए तो क्या होगा, परिवार को तबाह कर देंगे। तो इसलिए जीवन स्तर में गिरावट होगी। अब जीवन स्तर में जब गिरावट होगी और नैतिक मूल्यों का जब ह्रास होगा तो ऐसे लोग चोरी करेंगे, ऐसे लोग विभिन्न प्रकार के अपराध करेंगे, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करेंगे, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। जीवन मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का आचरण उनका सही नहीं रहेगा, आचरण खराब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर कलंक के रूप में होते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर भेड़िए के रूप में होते हैं, कभी भी कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये सब चीजें वो नैतिक मूल्यों का हाथ से होगी और अपराध बढ़ेंगे। जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने अपराध ज्यादा हो जाएंगे। एक दूसरे के बीच में झगड़ा ज्यादा होगा, झगड़ा होगा तो ये लड़ेंगे आपस में, फिर पुलिस कोर्ट कचहरी के केस भी बढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे मान लो महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं अभी जैसे बढ़ रही है तो उसका भी रीजन ये है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और कन्या भ्रूण हत्या वाली कल बात की थी, उसमें कन्याएं कम हो रही है, लिंगानुपात कम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसे लड़के जिनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है तो वो लड़के क्या करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे समाज के अंदर। तो ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जनसंख्या ज्यादा है, एक परिवार के अंदर लोगों की संख्या ज्यादा है तो उसमें आपस में मनमुटाव होगा तो आपस में कलह भी होगी और जब आपस में झगड़ा होगा और कलह होगी तो ये परिवार है वो विघटित हो जाएंगे। जो संयुक्त परिवार है वो अभी वर्तमान में सभी एकल परिवार के ऊपर आ गए, अब संयुक्त से एकल पे आए। अब एकल से क्या हुआ, एकल परिवार में भी झगड़े होते हैं तो तलाक जैसी कंडीशन भी कई बार उत्पन्न होती है। और ऐसी कंडीशन में चलो तलाक तक ठीक है, लेकिन आत्महत्या जैसी समस्याएं भी आती है हमारे सामने। कई महिलाएं हैं वो बच्चों के साथ में टाँकों में कूद जाती है। मतलब ऐसी कई समस्याएं हमारे सामने आज अभी हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और बाड़मेर की बात करते हैं, बाड़मेर के अंदर तो ये आत्महत्या वाला मामला बहुत ज्यादा चल रहा है। महिलाएं ज्यादातर क्या कर रही है, सहन शक्ति आज के टाइम में रही नहीं, नैतिक मूल्य है नहीं, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया, सोचने और समझने की शक्ति उनमें नहीं रही। और यदि परिवार के अंदर कोई अच्छे बुरे के लिए कहता है तो वो तुरंत नेगेटिव सोचती है और नकारात्मक कदम उठाती है। तो ये सब जो चीजें हैं ये जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई है। आज से 15-20 साल पहले की हम बात करें तो जनसंख्या लेवल पे थी, कम थी, तो वहां जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे उन लोगों को हम आदर्श के रूप में मानते थे, उनके पद चिन्हों पर हम चलते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, आज की जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल के चक्कर में 24 घंटे मोबाइल। अब मान लो एक व्यक्ति सामने बैठा है, उसको गुड मॉर्निंग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, गुड मॉर्निंग भैया ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम क्या लिखेंगे मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लिखेंगे गुड मॉर्निंग भाई साहब, भाई साहब सामने बैठे हैं। ऐसी जो भी समस्या है समय के अकॉर्डिंग सब चीज चेंज हुई है। तो जनसंख्या विस्फोट की यदि बात करें तो हमारे सामने ये सभी समस्याएं जो है ये जनसंख्या के कारण है। अब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं इनका सदुपयोग करेंगे। जब इनका उपयोग करेंगे तो इनसे अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे और जो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान है वो भी अधिक होगा। अब अपशिष्ट पदार्थ अधिक दागे जाएंगे, वो भी कहां जाएंगे तो पृथ्वी के ऊपर। तो मलमूत्र का त्याग है, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे मान पॉलीथिन का उपयोग ज्यादा होगा। अब पॉलीथिन का उपयोग ज्यादा होगा तो उपयोग करने के बाद हम क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर डाल देते हैं, जमीन के ऊपर डाल देते हैं, तो इस तरह से प्रदूषण बढ़ेगा। अब जनसंख्या ज्यादा है तो अधिक ऑक्सीजन का उपयोग होगा, अधिक ऑक्सीजन का उपयोग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलेगी तो वो वायुमंडल के अंदर फैल रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक फैलेगी तो पृथ्वी गर्म हो रही है, इसी को हम वैश्विक उष्णता कहते हैं।
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। अब जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से हम पेड़ पौधे नहीं बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधे उल्टे कम हो रहे हैं। इससे क्या होगा, पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ता है, पर्यावरण में संतुलन भी बिगड़ता है। मतलब जनसंख्या वृद्धि ही एक इसका कारण है और हम जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाकर इन सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। इन सभी समस्याओं की एक ही जड़ है, जनसंख्या या पॉपुलेशन। यदि हम इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, इसको कम करने का प्रयास करते हैं, कम कर देते हैं, तो ये जितनी भी समस्याएं बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के ऊपर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जनसंख्या जो विस्फोट है इस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन। कहीं पर भी आप जाओगे तो इसके निवारण का एक ही उपाय है एजुकेशन। लोग जितने ज्यादा एजुकेट होंगे, जितने ज्यादा साक्षर होंगे, जितने ज्यादा शिक्षित होंगे, उन लोगों का बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास होगा तो वो सोचेंगे, समझेंगे। मतलब भविष्य में परिवार बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, यहां तक वो सोच पाएंगे। तो एजुकेशन सबसे पहले, शिक्षा जरूरी है। नेक्स्ट दूसरी बात आती है बच्चों की संख्या का निर्धारण। बच्चे कितने होने चाहिए इसका भी निर्धारण होना चाहिए। तो इसके लिए परिवार जो है इनको हम जागरूक करते हैं, इनको समझाते हैं। जो कई ऑडियो या वीडियो जो भी अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं, टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, आम मीटिंग्स के द्वारा सब चीज बताई जाती है। लोगों को समझाया जाता है कि देखिए बच्चे दो ही अच्छे, अलग अलग स्लोगन है, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब वर्तमान में ये कंडीशन है हम दो हमारे एक। लोग ऑटोमेटिक इस पर आ गए, क्योंकि जो समझदार परिवार है, जो शिक्षित परिवार है, उनको पता है कि जनसंख्या वृद्धि से नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, तो हम दो हमारे एक, ये कंडीशन भी आ चुकी है। छोटा परिवार सुखी परिवार, और छोटे परिवार के जो दंपति है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रोत्साहित करेंगे, भाई आपने बहुत अच्छा किया, आपका परिवार छोटा है, आप अच्छे इंसान है, आप अच्छे नागरिक है, देश के विकास में आप भागीदारी दे रहे हैं, ऐसे उनको प्रोत्साहित किया जाए। और लड़का लड़की एक समान, लोगों को इसका महत्व समझाया जाए। लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की जब एक समान की भावना हमारे दिमाग में आएगी तो चाहे हमारे दोनों लड़के हो चाहे दोनों लड़कियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हमारे मन और दिमाग के अंदर इसके प्रति समानता का भाव हो। लेकिन अभी भी हमारे समाज के अंदर दोगली नीति है, हम लड़के को लड़की को अलग अलग महत्व देते हैं। मेरे कहने का मतलब बच्चे को हम अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं, जबकि लड़की है तो वो पढ़ी तो ठीक, नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, वो तो पढ़ाई घर का धन होती है। हम शुरू से ही मान लेते हैं कि वो पढ़ाई घर का धन है, तो ये मतलब बहुत बड़ी विडंबना है। हमने उसको पैदा किया, पैदा करने के बाद हम उसको उसका पालन पोषण करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसकी शादी भी धूमधाम से करेंगे और उसके लिए अच्छा वर भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिमाग के अंदर एक कचरा भरा हुआ रहेगा कि ये पढ़ाई घर का धन होती है। तो हर जगह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी परिवार ऐसा करते हैं, लोगों की मानसिकता ऐसी है, अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। अब यदि वर्तमान की बात करते हैं तो इसका भी थोड़ा प्रचार हुआ तो लोग है वो लड़का लड़की को एक समान समझने लगे हैं। यदि दोनों लड़कियां हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लड़के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये बात सामने आती है कि यदि दो लड़के हैं तो वो माता पिता की सेवा करेंगे, साथ में रहेंगे, और लड़कियां हैं वो शादी होने के बाद दूसरे घर में चली जाएंगी। तो देखिए भाई साहब, दो लड़के यदि आपके साथ में हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको बुढ़ापे की सेवा करेंगे, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। ऐसे कई परिवार हमारे सामने हैं, लड़के सेवा नहीं करते और माता पिता की देखभाल के लिए ससुराल से वो अपने सास ससुर की सेवा करते हुए उनसे परमिशन लेके फिर आती है अपने माता पिता से मिलने के लिए, और वो अपने माता पिता की सेवा भी करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्ची का विकास उस तरह से होता है कि वो दोनों परिवार को संभाल सकती है। इसीलिए तो हम कहते हैं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक बालिका पढ़ेगी तो दो घर के दीपक जलेंगे, एक लड़का पढ़ेगा तो वो एक घर को ही रोशन करेगा या एक घर के बारे में सोचता है। तो लड़का लड़की एक समान, ये भाव या इस भाव का विकास भी हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। इसके बाद गर्भपात की अच्छी स्वीकृति। गर्भपात जैसे मान लो निषेचन की क्रिया हो गई, जैसे भी हो, अब उसमें यदि किसी को संतान की जरूरत नहीं है
कि मुझे संतान की जरूरत नहीं है तो उसको गर्भपात की ऐच्छिक स्वीकृति दी जानी चाहिए। तो वर्तमान में ऐसे भी केस कई आ रहे हैं और लोग जिसको जरूरत नहीं है वो अबॉर्शन करवा रहे हैं या गर्भपात करवा रहे हैं। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने का बहुत बड़ा उपाय है। अब विवाह योग्य आयु का निर्धारण, विवाह योग्य आयु का यदि निर्धारण हो जाता है, वैसे हमारे यहाँ पर कानूनी रूप से विवाह योग्य जो आयु है लड़के की 21 वर्ष है, लड़की की 18 वर्ष है, ये वैधानिक आयु है। इससे पहले किसी की शादी नहीं होगी। यदि इससे पहले शादी होती है तो बाल विवाह अधिनियम के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होती है। कारण क्या है इसका? कारण इसका एक ही है कि जल्दी शादी करेंगे तो जल्दी बच्चे होंगे, जल्दी बच्चे होंगे तो माता पिता दोनों को नुकसान है और जनसंख्या बढ़ भी सकती है। इसलिए बाल विवाह के ऊपर रोक। विवाह योग्य आयु गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कर दी गई है, उसके बाद में आप शादी कर सकते हैं। परिवार कल्याण, परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है इसका इसमें अहम रोल है। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए परिवार कल्याण या परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो अहम भूमिका निभा रहा है। और वो क्या कर रहा है? लोगों को पहली बात तो सभी को जागरूक कर रहा है, सभी लोगों को जागरूक कर रहा है जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान है, जनसंख्या कम रहने से क्या फायदा है। दूसरी बात है विभिन्न प्रकार के जो गर्भ निरोधक साधन है, जैसे मान लो जो दंपति है, शादीशुदा जो दंपति है, वो यदि बच्चों में गैप रखना चाहे या बच्चे पैदा नहीं करना चाहे तो उनको क्या करना चाहिए, कौन कौन से साधन काम में लेने चाहिए, ये सब जानकारी परिवार कल्याण जो विभाग है, परिवार नियोजन विभाग है, वो देता है। और मेनली इसमें लोगों को है वो शल्य क्रिया के द्वारा ऑपरेशन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, ताकि यदि ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद में संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये काम है वो परिवार कल्याण के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उद्योगों को बढ़ावा, कृषि उद्योग यदि ज्यादा बढ़ेंगे तो लोगों के पास में क्या रोटी कपड़ा मकान ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, और ऐसी कोई समस्या नहीं होगी तो लोग है वो जनसंख्या के ऊपर ऑटोमेटिक कंट्रोल करेंगे कि हमारे परिवार के अंदर जो चीज हमें चाहिए वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा। हम परिवार छोटा रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मान लो परिवार छोटा है, आपके 1-2 बच्चे हैं, समाज के अंदर यदि सामाजिक सुरक्षा नहीं है और इनको कल कुछ हो जाता है तो इसकी गारंटी कौन ले? भला अभी हमने बात की समाज के अंदर ऐसे कई भेड़िए घूम रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो गलत दृष्टि से काम कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो नकारात्मक वे में काम कर रहे हैं। वो हमारी बहन बेटी के साथ, हमारे जो भी मतलब संतान है उसके साथ में कभी भी कुछ कर सकते हैं। मान लो किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ कुछ हो गया, बलात्कार हो गया, मतलब ऐसी कई घटनाएं हो सकती है। तो इसकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। यदि सरकार इसमें काम करे, पब्लिक सेक्टर के लोग एनजीओ इसमें काम करें और हमारे समाज के लोग मान लो इसमें काम करें, तो यदि सामाजिक सुरक्षा मिलती है तो कई लोग यहाँ वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा परिवार छोटा है, तो जो मान लो 2 बच्चे हैं तो ये उत्तर जीविता रहे, उत्तर लंबे समय तक जीवित रहेंगे। यदि इनको इस चीज की गारंटी मिल जाती है, इनकी सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है, तो भी ये परिवार को छोटा रखने का प्रयास करें। जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण हालांकि इसमें हो रहा है, जनसंख्या को कैसे क्या करना है, कम ज्यादा जो भी है, तो ये जनसंख्या नीति। इसके अलावा ये सब जो चीजें हमने अभी बात की है, इन सब के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलाई जाए, लोगों को जागरूक भी किया जाए। तो ये चिकित्सा विभाग के द्वारा, एनआरएचएम के द्वारा ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा जागरूक होंगे तो वो ऑटोमेटिक जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाए। जैसे देखिए 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने 1975 के इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो ये दंपति है उनमें जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन का मतलब ऑप्शन दे दिया, लोगों के ऑपरेशन करने शुरू कर दिए थे। तो उस समय ये कंडीशन थी कि जिसका ऑपरेशन करना है डॉक्टर उनके पीछे जाते थे ऑपरेशन करने के लिए। आज स्थिति एकदम उल्टी हो गई है। क्या हो गया है, आज हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में और ऑपरेशन करवाने के लिए लाइनों में लगते हैं। मान लो आज नंबर नहीं आया तो कल भी आ सकता है, एकदम विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय इंदिरा गांधी, वो बहुत ही लंबी दूरदृष्टि के साथ में काम करते थे। उनको ये पता था कि आगे आने वाले टाइम में ये समस्या हमारे सामने आएगी। तो उन्होंने 1975 के अंदर ही इसके बारे में जो नीति भी बनाना है और जो परिवार नियोजन है उसका नाम भी चेंज किया था। मतलब अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को वहां से उन्होंने चलाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से आज हमने बात की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या विश्व के अंदर क्या कंडीशन है, भारत में क्या कंडीशन है, क्या इसके कारण है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं और क्या इसके दुष्परिणाम है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।